अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, एक गुफ्तगू का जिसको कन्वर्सेशन कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग, चाहे वो उनका सियासी मामलात से ताल्लुक़ हो या नॉर्मल हमारे समाजी चीज़ों से, उनके साथ एक सोचा है कि कन्वर्सेशन का सिलसिला किया जाए ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन और दीगर लोगों की राय भी दी जा सके। और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि ये नहीं हो कि ये सिर्फ़ कोई पीटीआई का ब्रांड है। हर तरह के लोग, मैं कोशिश करूँगा कि दीगर जमातों के लोगों से भी या उन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या नज़रिए के लोग, उनसे भी बहस या मुबाहिसा या जो भी हो एक अच्छे अंदाज़ में आप तक पेश किया जाए। आज मैंने कन्वर्सेशन के लिए जो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है और उसके ऊपर जो मोस्ट रेलेवेंट पर्सन that came to my mind was no one else than वकास, who is a पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आजकल बेस्ड हैं यूएस में, जो ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हैं। वकास का हैंडल से वो लिखते हैं और ख़ान साहब ने इनको लड़का कहा तो वो भी काफ़ी अरसे चीज़ चलती रही। तो बट एनीवेज, हियर वी आर विद वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास। Assalamualaikum, sir. Thank you so much for having me on. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आई नो इट्स अर्ली इन यूएस, आज हम संडे को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ टॉपिक को। तो बात हम करेंगे आज, कोशिश करेंगे कि रजीम चेंज के ऊपर बात करें। रजीम चेंज का जो फ़लसफ़ा या ये नाम तो बहुत पुराना है। रीसेंट टाइम्स में हमने इसको एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल में, जब खान साहब की हुकूमत को चलता कर दिया गया एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे इमरान खान साहब ने उस वक़्त एक साइफ़र को मंज़र आम पे लेके आए। वो जो साइफ़र है वो थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वकास इस पे मज़ीद बात करेंगे। साइफ़र बेसिकली तो एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें हम डिप्लोमेटिक केबल्स भेजते हैं पाकिस्तान के बाहर, जो हमारे सफ़ीर हैं वो फ़ॉरेन ऑफ़िस को। फ़ॉरेन ऑफ़िस उस साइफ़र को फिर नॉर्मल ज़ुबान में कन्वर्ट करके जो डिसीजन मेकर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ वगैरह सबको, इंटेलिजेंस हेड्स, उनके साथ वो शेयर की जाती है। तो ये मार्च 2022 का एक साइफ़र था, एक ख़त था, एक कन्वर्सेशन थी जो हमारे सफ़ीर असद मजीद ने भेजी, जिनमें उनको अमेरिका में बुलाकर जो अंडर सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, जिनका जिनका जो डेस्क है वो डील करता है साउथ एशिया के साथ, जिसमें उनको बाकायदा तौर पर धमकी लगाई गई, या पंजाबी में आप कहते हैं जी तड़ी लगाई गई, कि आप जी इमरान खान को फारिग करें, और आप फारिग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ हालात हो सकते हैं। ये मार्च की धमकी थी, जिसके बाद हमने देखा कि अप्रैल में हुकूमत चलती कर दी गई। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। लेकिन वकास, जस्ट टू ब्रिंग यू नाउ, इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया, हम आज इस पे बात करेंगे। क्या हालात आज वैसे ही हैं जैसे, देखिए 2022 में हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई। क्या आज भी हम ये समझ सकते हैं कि इस जो रजीम चेंज है, जो पहले दिन साइफर सामने आया था कि ये अमरीकी साजिश है, क्या अब ये महज अमरीकी साजिश है या इसमें मजीद कुछ फैक्ट्स ऐसे आ चुके हैं जहां से आज सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा वाज़ेह नजर आती है कि ये महज अमरीकी साजिश थी या नहीं थी? थैंक यू सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। असल में उस टाइम पे जो हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी एज़ जनरल पब्लिक, वो तो बहुत कम थी। हमने तो साइफ़र भी नहीं देखा हुआ था। हमें तो पता भी नहीं था कि पीछे क्या हालात चल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मिलिट्री के क्या ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। तो हमको तो अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, शायद जो पीस के जो पज़ल के सारे पीसेज़ हैं वो अब आके फिट हुए हैं, जब हमने हमने फाइनली साइफ़र देखा है। खान साहब के पास उस टाइम पे साइफ़र मौजूद था, तो उन्होंने कम से कम साइफ़र देखा हुआ था। लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी मिलिट्री की क्या उसमें द दखल अंदाज़ी है बेसिकली। आप नोट करें, साइफ़र के अंदर लिखा हुआ है कि जो रशिया जाने का प्लान था, वो सारा इमरान खान का अपना था। उस टाइम पे खान साहब को ये बात क्वेश्चन करनी चाहिए थी, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि इनके दिमाग में कहाँ से आई है ये बात कि रशिया जाने का प्लान मेरा था। यानी खान साहब बैठ के अकेले तो नहीं प्लान करते ना कि मैं रशिया जाऊँगा, फिर खान साहब खुद ही कॉलने लगा रहे हैं कि यार मेरा होटल का बंदोबस्त करो, सब कुछ ये तो नहीं करते ना। और यानी वकास, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। वो जो आप जो साइफर का जिक्र कर रहे हैं, अब जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में हमारे सामने आया है, वहाँ पे अगर आप देखें तो असद मजीद जो हमारे सफ़ीर हैं वो बड़ा उसमें वाज़े बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं
कि नहीं ऐसे नहीं है, ये इमरान खान का या हाँ। वजीर आजम का डिसीजन नहीं है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन वो डोनाल्ड लू है, वो इतना 100% कंफर्म होके कैसे हाँ। कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इमरान खान है। आप तो एम्बेसडर एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आप पक्के हुए हुए अपनी बात पे जो आपने जी। सुनी है, या फिर आपको कोई सीआईए की कोई बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं इमरान खान के बारे में, लेकिन ऐसी रिपोर्ट तो सच हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमें तो बहुत सारी सोर्सेज़ से पता है कि पाकिस्तान की जो पूरी डिप्लोमैटिक कोर है, पिछले 20 साल से मेहनत कर रही थी कि रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बेहतर हों, और उसके अंदर सबसे पेश जो हमारा इदारा था, वो पाकिस्तान फ़ौज थी। उन्होंने रशिया का जो यानी उनके कुछ स्पोक्स पर्सन टाइप के उनके बंदे इस्लामाबाद में भी बिठाए हुए ताल्लुकात उनके साथ पैदा कर रहे, एकेडमिक्स में ताल्लुकात उनके साथ पैदा कर रहे, यानी बिल्ड कर रहे उस विजिट के लिए। वो जो बीजिंग में था, वो ये नहीं था कि बीजिंग में इमरान खान को ख्याल आया कि पुतिन मेरे साथ यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं उससे क्यों ना मिलने चलूँ रशिया। इस तरह थोड़ी होता है, यानी बच्चे थोड़ी हैं ये लोग, कि ऐसे नहीं है कि फैमिली के साथ मीटिंग करनी है, यानी पूरी डिप्लोमेसी लगती है इसमें, और आपने पहले से डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ डिस्कस होगी। वो चीज़ें डिसाइड करने में, वो रिपोर्ट्स लिखने में सालों लग जाते हैं। तो ये बात बोलना कि खान साहब की उस दिन ख्वाहिश थी कि मैं रशिया चल जाऊँ, और स्पेशली उन खान साहब को पता भी नहीं, वो रशिया पहुँच के लैंड करने के बाद जंग शुरू हुई है। तो अब खान साहब की गलती उसमें ये कि यानी विज़िट कैंसल नहीं किया। अब विज़िट कैंसल करना भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक वो होता है, यानी आपने किसी के साथ बुरा किया है और उनको भी बुरा लगेगा, फिर आप उसको डैमेज जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, और खान साहब ने बोला भी कि वॉर वाली अनाउंसमेंट के बाद हमने दोबारा सबसे मशवरा किया। और यार दूसरा विकास, दूसरी चीज ये है, यहाँ पे ये भी देख लेना कि इस तनाजुर में आज अमेरिका का जो सबसे खित्ते में करीबी एलाय है वो इंडिया है। बिल्कुल। और इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो नेहरू के टाइम से शुरू हुई हुई है, और आज भी इंडिया जो है वो नॉन अलाइन की पॉलिसी को एक तरफ चला रहा है रशिया के साथ। आज भी इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इवन यूक्रेन वॉर के बाद भी वो उसकी तजारती हर चीज़ चल रही है। बट येट वो करीबी तरीन हलीफ है अमेरिका का और ख़त्े में। उसकी वजह सिर्फ चाइना नहीं है, उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका के साथ इंडिया डील करता है तो वो, अगर वहाँ का वज़ीर आज़म डील कर रहा है तो वो वज़ीर आज़म ही होता है। इट्स नॉट कि एक इदारा जो है, और इसी बात के ऊपर मैं आपसे अगला वो सवाल करूँगा कि ये क्या किस्सा है जो सारा जहाँ से बेसिकली आप ट्विटर के ऊपर फिर छा गए, आपने भी स्टोरी के ऊपर बड़ी बात की, और कुछ वो पुराने नाम, जो पुराने किरदार, आपको याद है कि वो हुसैन हक्कानी जो है वो बड़ा एक पुराना पाकिस्तान के अंदर एक करैक्टर है, वो दोबारा हमें मर्ज होता हुआ नज़र आया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद, चूँकि ऑल्दो ये साइफ़र आने से पहले तो मैं रिज़ाइन करके जा चुका था, लेकिन उससे पहले हालात के को देखा हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि पीटीआई ने, ये क्या स्टोरी है, ये थोड़ा-सा आप समझा दें हमारे लोगों को, जो आम लोग हैं वो उसको समझ सकें कि ये चीज़ मंज़रे आम पे आई 2022 में ही, ये साइफ़र के कुछ महीनों बाद, कि क्या पीटीआई ने अमेरिका में एक एक्स सीआईए स्टेशन चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर, उनका शायद नाम था, जी। उनको एज़ अ लॉबियिस्ट हायर किया, और उन्होंने आगे से फिर सब कॉन्ट्रैक्ट किया, एक फर्दर बंदे को हायर किया जो हुसैन हक्कानी है। अब यहाँ पे मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हुसैन हक्कानी तो एंटी पीटीआई आदमी है, एंटी इमरान खान आदमी है, तो पीटीआई क्यों कर रही है? ये क्या दास्तान है? ज़रा इसको ज़रा लिंक करते हैं ज़रा इसके साथ, ये जो सारा जी, साइफ़र सर, वाला बिल्कुल, ये किस्सा है। सारी लिंक्ड है। असल में इनको ख़्याल आया समव्हेयर अराउंड लेट 2020 अर्ली 2021 के ये जो एम्बेसडर बैठा हुआ है डीसी के अंदर, ये हमारी डायरेक्ट लॉबिंग तो नहीं, हमारा बंदा नहीं है। तो अगर वो उनका बंदा नहीं है, तो बहुत सारी बातें इन्होंने बोलनी होती है अमेरिका के अंदर अपनी लॉबिंग ये किसको ख़्याल आया? सॉरी, मैं, ये ख़्याल ये हमारे हमारे इदारों को इदारों को ख़्याल आया, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट को ख़्याल आया कि हमने क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो नहीं, सॉरी, एम्बेसडर ये होते हैं। जो डिप्लोमेट था हमारा अमेरिका में, असद मजीद, वो एक कैरियर डिप्लोमेट है, और जिस वक़्त इसको एम्बेसडर लगाया गया, और ये बड़े अरसे बाद हुआ कि यूएस में एक कैरियर डिप्लोमेट को लगाया गया, वरना माज़ी में हमने देखा या रिटायर्ड जर्नल लग जाता है या कोई सियासी नॉमिनी लग जाता है या किसी पार्टी का। सो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम कि एक कैरियर डिप्लोमेट जो रिटायर्ड नहीं है और फॉरेन ऑफिस में टॉप पे है, उसको लगाया गया, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि भाई ये हमारी लाइन टो नहीं कर रहा। सो बिल्कुल। अगर अली जहांगीर सिद्दीकी लगे हुए होते, तो फिर इनको लॉबियिस्ट हायर नहीं करना पड़ता। हाँ, वो पैसे बच जाते हैं हमारे। हाँ,
कहीं और से पैसे पूरे हो जाते हैं, पैसे जी। पूरे हो ही जाते हैं। अवाम का पैसा किसी न किसी तरह खर्च होता ही है, वरना वो साल के एंड और में वैसे बजट मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि बाजवा साहब जो हैं वो इंसिस्टेंट थे कि हम अली जहांगीर सिद्दीकी को वहाँ पे अपना सफ़ीर लगाएँ, लेकिन वो खान साहब ने जान छुड़ा ली उसको सिर्फ़ एम्बेसडर एट लार्ज लगा के। बिल्कुल, वो बदले उतरते भी हैं बाद में। जी। तो ख़ैर इनको एहसास हुआ कि हमारा तो डीसी में कोई बंदा नहीं है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इनके पुराने ताल्लुकात थे सीआईए स्टेशन चीफ ग्रेनियर के साथ। ग्रेनियर को इन्होंने हायर कर लिया जुलाई 2021 के अंदर। ये वही टाइम है जब वो अफ़गान वॉर और वो एक्सोडस हो रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर से। तो एहसास हुआ कि सीआईए का स्टेशन चीफ इनका पुराना जानने वाला है और वो रिटायर हुआ हुआ है आजकल, उसने अपनी लॉबिंग कंपनी खोली है, तो हम उसको हायर कर लेते हैं। ये हमारी जो बातें हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो करते रहेंगे ताकि हम प्राइम मिनिस्टर पे और पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक कोर पे डिपेंड ना कर रहे हों। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी बोलनी होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर को पता ना चले। अब उनमें वो क्या बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर को पता ना चले? अब वो हमें पता चल जाती हैं क्योंकि हक्कानी साहब को हायर किया ग्रेनियर ने, ग्रेनियर के दोस्त हैं हक्कानी साहब तो उन्होंने $30,000 उनको दिए। ग्रेनियर को मिले टोटल $3 लाख, हक्कानी को मिले $30,000 ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया। और अच्छा। ये $3 लाख आए किसके नाम से? जो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, उनका नाम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा। अब इफ्तिखार दुरानी के साथ साहब के पास $3 लाख फारिग नहीं पड़े हुए कि वो है ही किसी नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक है ही नहीं, फारिग की तो दूर की बात। कि वो ग्रेनियर को दे दें कि यार तुम पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट लिखे। अब वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट देखें ना फारा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, हुँ। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेरिका के अंदर एक लॉ है कि अगर कोई भी अमेरिकन सिटीज़न किसी फॉरेन नेशनल के लिए काम करता है, किसी किस्म का भी काम करता है, तो वो हुकूमत को बता दे। वो उसकी फाइलिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इफ्तिखार दुरानी ने हायर किया। अब अच्छा, ये यहाँ पे मैं सॉरी रोकता हूँ ताकि मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ सुनने वालों के लिए कि ऑन द पेपर बेसिकली पीटीआई की भी नहीं, इफ्तिखार दुरानी जो हैं वो प्रिंसिपल हैं, वो हायर करते हैं लॉबियिस्ट को जो रॉबर्ट ग्रेनियर है, जिसके लिए $3 लाख अदा किए जाते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर ये बता दीजिए कि इफ्तिखार दुरानी साहब का इसके ऊपर क्या स्टांस आया है अभी तक कि क्या वो उन्होंने इफ्तिखार हायर किया दुरानी था? साहब ने फरिया इदरीस के शो में क्लियरली लाइव टीवी पे बोला है कि ये मुझे तो सिर्फ साइन करने के लिए कहा गया था, यानी पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप इन कागज़ात पे साइन कर दें और उसकी भी वजह ये थी कि अगर कोई हुकूमत की तरफ से इन कागज़ात पे साइन होता है, तो ये कैबिनेट में आएगी ये बात, यानी कैबिनेट में जी। डिस्कस होना होगा और कैबिनेट अप्रूवल चाहिए होगी इसकी। तो वो कैबिनेट अप्रूवल अगर हुई कि हमने डीसी में लॉबियिस्ट हायर किए एक्स सीआईए एजेंट, तो कैबिनेट बोलेगी भाई आप क्यों हायर कर रहे हैं? हमारा एम्बेसडर वहाँ पे बैठा हुआ है और एम्बेसडर के ऊपर हम इतना खर्चा करते हैं, तो आपको अलग से क्यों हायर करें? एम्बेसी के को बायपास करके आप क्यों कर रहे हैं ये और चीज़? इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इसकी इसकी डेट देख रहा था, जो टाइमलाइन है, ये जुलाई 2021 की ग़ालिबन बात है जब ये एग्रीमेंट साइन करवाया गया। और जी, आप अगर ये देखें कि खान साहब पब्लिकली बहुत दफ़ा अपनी तकरीरों में बोल चुके हैं कि मुझे जुलाई 2021 में 100% कन्फर्म पता चल चुका था कि इस वक़्त जो बाजवा साहब हैं और सारे लोग मिल के वो मेरे खिलाफ जो है उन्होंने काम कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ अपना काम कर चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें भी आपस में कोइंसाइड करती हैं। बिल्कुल। ये रजीम चेंज के ऊपर काम पाकिस्तान से शुरू हो चुका था और उसके लिए फिर ये एक जो इंटरनेशनल प्रेशर के लिए लॉबिंग जो थी वो की जा चुकी थी। और उसके लिए इफ्तिखार दुरानी साहब का नाम इस्तेमाल हुआ। उनका ये कहना है कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने साइन करवाए। अब आई थिंक आने वाले दिनों में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा या ये भी शायद कोई जर्नलिस्ट के ज़िम्मे काम आए ढूँढना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, कि ये दुरानी साहब के जो $3 लाख थे, ये असल में किस फंड से गए हैं? क्योंकि देखिए हुकूमती अगर वो सीक्रेट फंड से जाएँ तो फिर तो कोई हिसाब नहीं होगा। हुकूमती फंड से जाएँगे तो ऑडिटर जनरल के पास उसका निकल आएगा हिसाब। नहीं, ये इन्होंने साइन प्राइवेट पर्सन से इसीलिए कराया यानी इफ्तिखार दुरानी एज़ अ प्राइवेट पर्सन उन्होंने किया, यानी उस टाइम पे वो हुकूमत के किसी ओहदे पे नहीं थे। किसी ओहदे पे नहीं थे, बिल्कुल नहीं हाँ, थे। तो इसलिए कराया ताकि वो सीक्रेट फंड से ये पैसे जा सकें। ऑफ़िशियल फंड से जाते, खान साहब को पता चल जाता कि ये बाजवा तो पैसे दे रहा है किसी को, अब पता लगाओ किसको दे रहा है, तो फिर वो सारी उनकी गेम अनरेवल हो अच्छा, अब जाती। इसमें आगे चलते हैं कि ये बताएँ कि इन्होंने इनको हायर कर लिया तो ग्रेनियर साहब ने हायर वो हो गए, उनको दुरानी साहब ने हायर किया और वो एस्टेब्लिशमेंट ने साइन करवाए। इन्होंने परफॉर्म क्या किया वहाँ पे? मतलब इन्होंने क्या लॉबिंग की, जो जुलाई के बाद से लेके अगले साल तक क्या लॉबिंग की इन्होंने? सबसे पहला काम ग्रेनियर साहब ने ये किया कि फैज़ साहब की मीटिंग कराई यहाँ पे सीआईए के साथ। ये कल अमेरिका में। अमेरिका में।
यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है, पहला यहाँ से इनका काम बंदोबस्त शुरू हो गया। वो एक मीटिंग हुई, फिर वो फैज़ साहब चले गए, फिर यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये जो ग्रेनियर साहब हैं, ये इधर-उधर लोगों को मिलना शुरू हो गए और पाकिस्तान का आर्मी का, फ़ौज का इमेज बिल्ड करने लग गए। फिर ग्रेनियर साहब ने हक्कानी साहब को हायर किया, अब ये जुलाई की बात है, सितंबर में उसी साल के 2-3 महीने बाद इन्होंने हक्कानी को हायर कर लिया। हक्कानी जो है बेसिकली एक पब्लिक आर्म है, यानी एक छोटा-सा आप मीडिया विंग चलाना चाह रहे हैं ना, एक तो आप प्राइवेट है, ये ग्रेनियर है, ग्रेनियर के अपने कॉन्टैक्ट्स है डीसी के अंदर, सीआईए के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। वो तो ग्रेनियर साहब वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। अब उनको चाहिए था एक बंदा जो कि इस बारे में अखबारों में भी लिख रहा हो, यानी जब आप पीआर फर्म बना रहे होते हैं, एक प्राइवेट वो लॉबिंग करते हैं, फिर आप पब्लिक लॉबिंग करते हैं, आप आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो हक्कानी साहब को इसके पब्लिक फेस के लिए इनको हायर किया गया। हक्कानी साहब ने ये करना शुरू किया कि सबसे पहले इन्होंने आर्टिकल लिखा फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी इज़ हियर टू स्टे या वी मस्ट बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान आर्मी, इस टाइप के इन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। अब हक्कानी साहब हमेशा से आर्टिकल लिखते रहे कि पाकिस्तान आर्मी को आप साइड पे करो, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी से बात करो, पाकिस्तान आर्मी को हम हेलीकॉप्टर क्यों बेच रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को ये क्यों कर रहे हैं। ये तो इनकी तो जानी दुश्मनी हो गई हुई थी ना, और ये पाकिस्तान से भी बड़ी मुश्किलों से भागे हैं हक्कानी साहब, इनके ऊपर केसेस चल रहे थे। तो अब ये सारी बात मुझे इस तरह से पता चली कि मुझे हक्कानी साहब ने खुद बताया। यानी एक दफ़ा मैं हक्कानी साहब से मिलने गया, ये बात है जुलाई 2022 की, इसके पूरे सीन के 1 साल बाद। इनसे जुलाई 2022 में मैं इनसे मिलने गया, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं था और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे। तो इन्होंने बोला कि हमें मुझे दुबई में बुलाया बाजवा साहब ने, और यानी सितंबर की बात बता रहे हैं। सितंबर 2021 में दुबई में हक्कानी साहब को बाजवा ने बुलाया, फैज़ साहब भी उधर मौजूद थे, उनकी मीटिंग हुई और बाजवा ने बोला कि आप हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने ये बोला कि मैं तो पाकिस्तान में मेरा कोई नाम नहीं लेता, पाकिस्तान में मैं बैन हुआ हूँ टीवी पे, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। तो हक्कानी जो बाजवा साहब ने बोला, "आप पाकिस्तान आ सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है आपको, आप जब चाहें पाकिस्तान आएँ।" उसने बोला कि मैंने पाकिस्तान आने का मुझे शौक ही नहीं है, आप ये मेरा लेकिन ये टीवी पे नाम मेरा बैन हुआ हुआ है, इसको कटवाएँ, ये ठीक करें। तो उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उस टाइम पे हक्कानी साहब कहते हैं कि 1-2 स्टोरीज़ चलाई हुई थी, कोई रैंडम स्टोरीज़ थी कि हक्कानी ने ये बोला, वो बोला। ख़ैर अब हक्कानी साहब फुली हायर हो चुके थे। अब देखें बेसिकली सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ी इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि आपको हक्कानी साहब ने खुद बताया कि उनकी बाजवा से और फैज़ से अबू धाबी, दुबई में या अबू धाबी में मुलाकात हुई थी? अबू धाबी में। अबू धाबी में उनकी मुलाकात होती है, जिसमें वो बहुत सारे वादे वहीद करते हैं, और जो आज तक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी लॉबिंग की है हुसैन हक्कानी ने, उसको कहते हैं जी एक साइड पे करें, आप हमारे लिए काम करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल, और ये इस वक़्त वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं, या ब्रांड, वो ब्रांड कह देते हैं बिकॉज़ लॉबिस्ट तो ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, तो ब्रांड फ़ौज है या फ़ौज बाजवा है या फैज़ है? बाजवा। उस टाइम पे बाजवा था, बाजवा और फ़ौज। देखिए ठीक उनके आप सारे आर्टिकल्स भी देखिए ना उसके बाद के, तो वो ये आर्टिकल्स हैं कि पाकिस्तानी अब यहाँ पे ना हमें साइफ़र के साथ इसको कनेक्ट करना है। नैरेटिव क्या बिल्ड हो रहा है? नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान में सबसे मुस्तहकम इदारा है और पाकिस्तान फ़ौज सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। पाकिस्तान फ़ौज प्रो अमेरिका है और पाकिस्तान फ़ौज अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है। तो ये इस दोनों स्टोरी क्वालिटी में फिर विलन कौन आ गया? विलेन इमरान खान है। इमरान खान ऑब्वियसली इसमें ताल्लुकात में रुकावट बना हुआ है। रशिया का विज़िट इमरान खान कर रहा है और अमेरिका से बात नहीं करता है इमरान खान, और वो जो है अफ़गान वॉर में सपोर्ट किया। ये तो बहुत मज़े का ख़ेज़ बात है। यानी आप बोलें कि अफ़गान वॉर इमरान खान ने करवाई है, तो तालिबान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान फ़ौज बेचारी मासूम बिल्ली थी साइड पे। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि फ़ौज ने बेसिकली ये मनसूबा बनाया, या हमारे उस वक़्त के जो लीडर थे हुँ, बाजवा साहब, उनका ये मनसूबा था कि वो अमेरिका को बेसिकली ये कन्विंस करें कि हमारे जितने पुरानी चीज़ें थी, असल में उसके पीछे इमरान खान था, और अभी भी जो आपके लिए सबसे, आपके इंटरेस्ट के लिए ख़तरा रीजन में है, वो इमरान खान है। और ब्रांडिंग करनी है अब ये हक्कानी ने और ग्रेनियर ने $3 लाख के एवज़ के, असल में जो सेवियर है अमेरिकन इंटरेस्ट का खित्ते के अंदर, वो जनरल बाजवा हैं। तो आपको जनरल बाजवा और फ़ौज, जो कि एक मुस्तहकम इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ काम करना है। एंड द ओनली इरिटेंट जो इस वक़्त हमें चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका तो का तो जो जो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त इंटरेस्ट, जो खित्ते के अंदर इंटरेस्ट है, वो
Chinese and then Russian influence है. So they portrayed the picture कि इमरान खान is pro-Chinese and pro-Russian probably or anti-American, और तालिबान खान वगैरह ये सब कुछ डाल के और मज़हब का तड़का लगा के, so therefore they have to work with the, और ये उन्होंने बेसिकली हकानी और इनको इंगेज किया. ये जो इंगेजमेंट है, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ये इंगेजमेंट साइफर से पहले की है या कब की है? ये साइफर से पहले की है, ये तो सारी एंगेजमेंट साइफर से पहले, ये सारी इंगेजमेंट 2021 की है. 2021 की है, सो बिल्कुल। 2021 में अज खुद भी मिल के जो बाकी, बाय द वे, जो बंदा इस वक्त वांटेड है, आई थिंक जो हुसैन हकानी है, वो पाकिस्तान जी, में उसके वारंट्स निकले हुए हैं, लेकिन हमारे आर्मी के चीफ और DGISI जो हैं वो उसको अबू धाबी में मिलते हैं, जो बाय द वे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कानून पाबंद हैं कि जब आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जहां मिले, जैसे मिले, फड़ के ले आओ. हुँ, तो ये बाकायदा उसको अबू धाबी में मिलते हैं, बाकी बंदे ये वहाँ से उठा के ले आते हैं. आजकल वैसे मुझे भी फरमाइश कर रहे हैं कि आप दुबई आएँ, हम आपसे मिलते हैं. तो मैं कहा अच्छा यार, मैंने चुक के ले जाओगे. तो उधर वो जाके हुसैन हक्कानी से मिल के उसके साथ पूरा वो मंसूबा बनाते हैं. हुँ, सो मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट रैप अप करता हूँ और फिर हम इसके सेकंड हिस्से पे चलेंगे. ओके, अभी तक जो हमने एस्टैब्लिश किया है वो ये है कि सबसे पहले जो साइफ़र आया मंज़र आम पर, वो तो सिर्फ़ खान साहब को पता था अप्रैल 2022 के अंदर. साइफ़र जो था, जो मैसेज था, वो कन्वे किया गया था मार्च 2022 के अंदर. उस साइफ़र को लेके इस अगले हिस्से में हम जाके कवर करते हैं कि इंटरसेप्ट की स्टोरी से अब हमें कौन-सी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो गई हैं. लेकिन जब साइफ़र आया और इमरान खान साहब ने रेजीम चेंज का सारा जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका के ऊपर लगाया, उसकी अब जो नई इम्प्रूवमेंट आई है वो ये आई है कि जब ये हुसैन हक्कानी और रॉबर्ट ग्रीनियर और ये लॉबिस्ट को हायर करने की चीज़ मंज़र आम पर आई, तो ये वाज़ेह हुआ कि ये जो अमेरिका की भी इस वक़्त इतनी ज़्यादा ऑल ऑफ सडन खान साहब के लिए एक हेट्रेड जागी थी, उसके पीछे भी कुछ बैरूनी अनासर थे जिन्होंने अमेरिका को एग ऑन किया, उसको बुलाया, उसको तैयार किया कि जी इमरान खान एक खतरा है और उसको आपने उससे निपटना है. हम यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद हम इसके सेकंड हिस्से में चलेंगे जहाँ पे फर्दर ये बात करते हैं कि इसमें अपोजिशन पार्टीज़ ने क्या, उन्होंने भी कोई लॉबिंग की, जिसमें नवाज शरीफ वगैरह हैं, जरदारी हैं, और आगे चल के ये भी देखते हैं कि अभी जो हाल ही में इफ्तिखार दुरानी साहब को उठाया गया, उसके पीछे भी, और फिर साइफर में आज़म खान को उठाया गया, ये चीज़ें अब कहाँ जाके कल्मिनेट होंगी, इनकी इंटरकनेक्टिविटी क्या है. आप देखते रहिएगा, इसके सेकंड हिस्से के ऊपर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे. बहुत शुक्रिया.